नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइव क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एम लक्ष्मीकांत को पूरी सीरीज को स्टार्टिंग से लेते हुए चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 वीडियोस बना दिए हैं। तीसरे वीडियोस में हम लोगों ने काफी कुछ सीखा है, जिसमें हम लोगों ने संविधान की विशेषताओं को पूरा डिटेल में समझने की कोशिश की है। आज के वीडियो में दोस्तों जो तीसरा चैप्टर था, उसके पीछे जो अनुसूचियां और जो सोर्स ऑफ संविधान थे, कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनको हम लोग समझेंगे। आज के वीडियो हम लोग अनुसूचियों को समझेंगे और आगे वाले वीडियो में संविधान के जो सोर्स, मतलब कहां-कहां से संविधान में कौन-कौन सी विशेषताएं ली गई है, इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्ट सीधे सवाल आते हैं। तो हम लोग पहले आज के वीडियो में अनुसूचियों को समझेंगे, उसके बाद सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आने वाले वीडियो में समझेंगे। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अनुसूचियां। अनुसूचियां जो संविधान में उल्लेखित मूल रूप से अनुसूचियां नहीं जोड़ी है तो वो कौन सी, कब, क्या उनके प्रावधान है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले अनुसूची है हमारी, सबसे अगर पूछ ले आप लोगों को पहले अनुसूची में क्या प्रावधान है, क्योंकि इससे रिलेटेड सीधा पूछा जाता है। 9वीं सूची में क्या प्रावधान है, 8वीं सूची में क्या प्रावधान है। तो 1 से 12 सूचियां हैं जो मूल रूप से कितनी थी वो बता दो, फिर आप लोगों को ऐड कौन कौन सी हुई, उनकी की विशेषताएं वो हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आ जाती है, आप लोगों को बता दो, मूल संविधान में पिछले वीडियो में वैसे बताया था, मूल संविधान में कितनी 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। बस इतना ध्यान रखना है। कौन कौन सी कब अपडेट हुई उनकी विशेषताएं अभी हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अनुसूची क्या कहती है? सबसे पहले अनुसूची कहती है राज्य, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के नाम की सीमाएं, नाम और सीमाओं से संबंधित जो भारत देश है, इसके जो राज्य हैं, राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी सीमाओं से संबंधित है। सीमाओं के निर्धारण में क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या सीमाएं कौन निर्धारित कर सकते हैं, उनसे संबंधित पूरा डिटेल में जो प्रावधान है वो पहले अनुसूची के तहत आता है। आप लोग ये कह सकते हैं जो आर्टिकल 1 से 4, जो आर्टिकल अनुच्छेद 1 से 4 है, इसमें इसका प्रावधान किया गया है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। अगर राज्यों की सीमाओं से संबंधित, राज्य के नाम, सीमाओं या इससे राज्य से संबंधित कोई भी प्रावधान हो तो वो किस सूची के तहत होता है? पहली अनुसूची के तहत होता है। ठीक है ना, बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची कहती है भत्ते विशेष अधिकार संबंधित। अब आपके दिमाग में आ रहा है किसके भत्ते और विशेष अधिकार संबंधित? जो दूसरी अनुसूची है विशेष अधिकार और भत्ते संबंधित, मतलब किसका वेतन भत्ते संबंधित है। तो ये जो है दोस्तों, जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल के वेतन भत्ते या विशेष अधिकार है। ठीक है ना, राष्ट्रपति के भत्ते हो, विशेष अधिकार हो, उसके क्या अधिकार होने चाहिए अलग से, उनको उस पोस्ट के लिए क्या अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा राज्यपाल हो गए उसी प्रकार, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गया, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, उपसभापति हैं। इसके अलावा जो स्टेट लेवल पर जो भी हाई कोर्ट है, तो ये क्या है, इनके जो भी इनके न्यायाधीश हो या जो इस पोस्ट पर बने हुए हैं, उनके क्या विशेष अधिकार होने चाहिए, उनको क्या विशेष तौर पर उनके एक्स्ट्रा अधिकार दिए गए हैं जो उनके जो पोस्ट के दौरान अवेलेबल होंगे। जो उस पोस्ट पर, जैसे किसी पोस्ट का 3 साल कार्यकाल होता है, किसी का 5 साल होता है, जो भी कार्यकाल का टाइम पीरियड होता है, जैसे कैग हो गया, ठीक है ना, नियंत्रण मान लेखा परीक्षक। तो ये क्या है, इनके जो वेतन और विशेष अधिकार, सॉरी भत्ते और विशेष अधिकार संबंधित बात होगी तो वो किस अनुसूची के तहत होगी? वो दूसरी अनुसूची के तहत होगी। समझ रहे ना? तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया। वेतन भत्ता जैसे शब्द यूज हुआ, जैसे भत्ता और विशेष अधिकार जैसे आपके सामने शब्द आए तो दिमाग में सीधी लाइन होनी चाहिए, ये दूसरी अनुसूची की बात कर रहा है। ठीक है ना, पहली अनुसूची का आ जाए तो राज्य के नाम, सीमाओं, केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के नाम, सीमाओं से संबंधित कोई भी बात आए, मतलब आर्टिकल 1 से 4 तक किसी के संबंधित बात आए तो समझ ला पहली अनुसूची है। दूसरी अनुसूची में आ जाएंगे भत्ते या विशेष अधिकार, किसी भी, मान लो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते का संबंध किस अनुसूची से, तो आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए ये दूसरी अनुसूची की बात कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी अनुसूची में स्पष्ट प्रावधान किया गया वेतन भत्ते संबंधित विशेष अधिकार है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान किया गया। अब आप सोच रहे हो किसके शपथ का? तो शपथ की बात करें, राष्ट्रपति की हो गई, न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, राज्यसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा का उपाध्यक्ष है, राज्यसभा का उपसभापति है। ठीक है ना, या आप लोग ये कह सकते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश है, राज्यपाल की जो शपथ, राज्यपाल को जो शपथ दिलाई जाती है, या जो किसी भी सदस्य को शपथ
ग्रहण करवाई जाती है तो वो शपथ से संबंधित उनको जो शपथ दिलाई जाती है, जैसे मान लो अरविंद केजरीवाल जी है जो मुख्यमंत्री बने, ठीक है ना, अब इनको जो शपथ दिलाई जा रही है वो उसका जो प्रावधान है शपथ का वो किस अनुसूची के तहत है, वो है तीसरी अनुसूची के तहत। तीसरी अनुसूची में यह प्रावधान किया गया है कि जो भी शपथ से संबंधित है वो शपथ से संबंधित कानूनी प्रोसेस जो भी प्रक्रिया है वो उसका संबंध होगा कौन सी, तीसरी अनुसूची से उसका संबंध होगा, ठीक है ना। उसमें ये स्पष्ट प्रावधान किया गया है, चाहे राज्यपाल और मुख्यमंत्री हो या किसी भी पद पर जा रहे हैं उससे संबंधित जो शपथ दिलाई जाती है उसका संबंध है वो तीसरी अनुसूची के तहत है, ठीक है ना। तो आराम से आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे कह रहे हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची क्या कह रही है, जो स्टेट और यूटी मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ये क्या कह रहा है, ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं इनके जो सीटों का आवंटन, आप लोगों को पता है जो राज्यसभा है इसके बारे में डिटेल से हम लोग पार्लियामेंट का जब टॉपिक पढ़ेंगे और आगे आने वाले चैप्टर में समझेंगे, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य है इनमें जो राज्यसभा में आप लोगों को पता है राज्यसभा की सीटें ऑलमोस्ट किसकी होती है, जहां पर स्टेट लेवल के और जो यूनियन टेरिटरी के सदस्य होते हैं उनको आवंटन किया जाता है उसी में, समझ रहे हैं ना। तो जब हम लोग सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को समझेंगे ना तो वहां पर आप लोगों का पूरा माइंड क्लियर होगा। बस अभी आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया जा रहा है उसका प्रोसेस से संबंधित बस इतना ध्यान रखना है, राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन उनका प्रावधान है वो चौथी अनुसूची के तहत किया गया है। क्लियर हो गया, तो ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे पांचवी अनुसूची क्या कह रही है, पांचवी अनुसूची कह रही है SC/ST के प्रशासन का उल्लेख और प्रबंधन। क्या कह रहा है, SC/ST, SC का मतलब हो गया अनुसूचित जाति और ST का मतलब अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन मतलब उसके जो मैनेजमेंट और उससे संबंधित जो भी प्रावधान है वो किसमें है, वो पांचवी अनुसूची के तहत आता है। जो SC/ST के जो उनके नियम प्रक्रिया कानून विशेष अधिकार उसका जो प्रावधान है किसमें देखने को मिलेगा, वो पांचवी अनुसूची में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अक्सर इससे रिलेटेड आप लोगों को सवाल काफी जगह पर देखेंगे, यूपीएससी में भी छठी अनुसूची से रिलेटेड डायरेक्ट सवाल पूछ लिया था, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जो SC/ST का जो ये क्या है दोस्तों, शोषक वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इनको काफी सुविधाएं दी गई एक्स्ट्रा गोविंदे ताकि इनका जो वर्ग है SC/ST का इनको बढ़ावा मिल सके, समझ रहे हैं ना। तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया। जो पांचवी अनुसूची हम लोगों को कहती हैं जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो भी उनके विशेष अधिकार उनके नियम प्रोसेस प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान है वो किसमें है, वो आप लोगों को पांचवी अनुसूची में देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया, आराम से आप लोगों को इसमें कुछ डाउट वाला कुछ है नहीं। जैसे SC/ST संबंधित प्रशासन की बात आए तब तो बात है, जो SC/ST के जोन होते हैं ना, जिस भी राज्य में SC/ST के क्षेत्र है उससे संबंधित ये पांचवी अनुसूची है। अब आगे बढ़ते हैं कि छठी अनुसूची। छठी अनुसूची क्या कहती है, छठी कहती है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें दोस्तों ये जो 4 स्टेट बता रखे हैं इसमें स्पष्ट प्रावधान किया रखा है कि जो असम से संबंधित हो, जो मेघालय से संबंधित हो या त्रिपुरा से या मिजोरम से, इन 4 राज्यों से संबंधित ये भी प्रावधान किससे, SC/ST का ही है। इन 4 राज्यों से संबंधित SC/ST से संबंधित या जो लोअर बैकग्राउंड वाले जो कैटेगरीज होती हैं उनसे संबंधित उनके प्रशासन और प्रबंधन से रिलेटेड, ये दोनों दोस्तों सेम है, लेकिन इसमें दोस्तों ये नहीं बताया गया है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का SC/ST के प्रशासन का उल्लेख है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किस राज्य से संबंधित है। लेकिन छठी अनुसूची में ये स्पष्ट बता गया कि असम और मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का इससे रिलेटेड जो प्रबंधन और मैनेजमेंट का सिस्टम होगा, उनके विशेष अधिकार है, जो भी सीमाएं तय की जाएगी वो इन राज्यों का इसका जो मुख्यतः प्रावधान किया जाएगा वो किस अनुसूची के तहत है, छठी अनुसूची में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। और यूपीएससी में इसमें डायरेक्ट सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को चारों राज्य ध्यान होना चाहिए और ये भी ध्यान होना चाहिए, ये चारों राज्यों का उल्लेख कहां पर किया गया है, वो है छठी अनुसूची। आराम से क्लियर हो गया आप लोगों को। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे कौन सी है, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची क्या कह रही है, सेंट्रल प्लस स्टेट, शक्तियों का बंटवारा जिसमें संघ
राज्य और समवर्ती सूची, इसमें 3 सूचियों का प्रावधान है दोस्तों। ये 7वीं अनुसूची है ना, इसमें क्या किया गया, सेंट्रल जो केंद्र सरकार और स्टेट मतलब राज्य सरकार के जो इनको क्या कौन सी शक्तियां दी गई है ताकि उनके उचित मूल्यांकन भी किया जा सके, और स्टेट लेवल को कौन सी चीजें जो जनता से डायरेक्ट कनेक्टेड है कौन सी शक्ति दी जानी चाहिए, और जो सेंट्रल को कौन सी शक्ति अपने पास रखनी जानी चाहिए। तो ये क्या प्रक्रिया है जिससे क्या हो सके, स्टेट और सेंट्रल के बीच बैलेंस बना रहे। क्योंकि अगर ऐसे स्थिति में अगर सेंट्रल के पास ज्यादा शक्तियां अनयूजुअल आ जाती है तो वो स्टेट पर हावी हो जाती है, अगर स्टेट के पास ज्यादा अनयूजुअल शक्तियां आ जाती है तो वो क्या करेंगे, सेंट्रल पर हावी हो जाएंगे। तो इसको शक्तियों का जो बंटवारा है इसका जो संबंधित प्रावधान है वो किस अनुसूची के तहत है, 7वीं अनुसूची में। 7वीं में दोस्तों 3 अनुसूचियां मुख्यतः, जिसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय की बात करें कौन कौन से अभी वर्तमान और मैं मूल रूप से है तो उसके बात करूं तो संघ सूची में आप लोगों को सेंट्रल सूची है, इसमें अभी आप लोगों को करीब देखने को मिलेंगे 98 या 97 के आसपास, समझ रहे ना। और स्टेट में दोस्तों मूल रूप से तो कितने थे, मूल रूप से 66 थे, लेकिन इसको घटाकर अब कितने बचे हैं, 59 ही सब्जेक्ट्स बचे हैं जिससे रिलेटेड इसको अधिकार दिया गया है स्टेट को। और जो समवर्ती सूची है इसमें भी दोस्तों करीब स्टार्टिंग में 40 थे मूल रूप से, लेकिन अब कितने हैं, अब है वो कितने 52, ये ध्यान रखना। तो अब क्या कर, इसका दायरा कम हो रहा है, इसमें एक बढ़ा है 97 से 98 हुआ है स्टेट सेंट्रल में, और स्टेट में 40 मतलब देखिए 66 थे, लेकिन इसके जो अधिकार थे 5 क्षेत्रों में कम कर दिए गए हैं। इन्होंने क्या किया, एक तो समवर्ती सूची में बांट दिए क्योंकि मूल रूप से 47 थे, लेकिन अब इसको बढ़ाकर वर्तमान स्थिति है 52 सब्जेक्ट्स है जो इसमें समवर्ती सूची में। क्लियर हो गया। तो इसमें आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया। जो 7वीं अनुसूची हमें कहती है कि संघ, जो सेंट्रल, स्टेट और समवर्ती सूची, जिसमें जो संघ का मामला है, सेंट्रल का मामला है तो वो सेंट्रल पर पूरा अधिकार होगा, सेंट्रल का उस पर, स्टेट का जो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं उस पर स्टेट का पूरा अधिकार होगा। लेकिन जो समवर्ती होगी इसमें दोनों चीजें मतलब दोनों का अधिकार होगा, वहां पर डिस्कशन करके उसका फाइनल कंक्लूजन निकल जाएगा वो समवर्ती, जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों का कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। जो स्टेट की चीज है वो उनके पास है, पूरा अधिकार है, पूरी अथॉरिटी 100%। सेंट्रल की है, सेंट्रल वालों को पूरा अधिकार है। लेकिन जैसे समवर्ती में आएंगे यहाँ पर 50-50 रहता है, लेकिन हावी कौन रहता है, सेंट्रल रहता है। जो केंद्र सरकार है वो इस स्थिति में हावी रहती है, इसलिए ज्यादा सब्जेक्ट अब स्टेट से निकालकर अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपना आपका पक्ष मजबूत करने के लिए इसमें सेंट्रल में तो कम बढ़ा है, लेकिन इन स्टेट वालों को जो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे या कुछ भी कोई भी कंडीशन स्थिति आई उसके अकॉर्डिंग उन्होंने प्लानिंग करके अब इन स्टेज में डाल दी, मतलब समवर्ती सूची में। उनको पता है कि यहाँ तो हम लोग हावी रहेंगे, तो उन्होंने सीधा अपने जो जोन है उसमें न डालकर, जो जिसमें 50-50 वाला जोन है आपको बताइए, सबको ही पता है जो ये जोन रहता है इस पर सेंट्रल हावी रहती है। क्लियर हो गया। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची क्या कहती है, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये स्थिति है दोस्तों वर्तमान की, ठीक है ना। तो वर्तमान स्थिति में दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 के बाइट रटने की जरूरत नहीं है, कुछ खास है वो आप लोगों को बता दी जाएगी। तो 8वीं अनुसूची में हम लोगों को भाषाओं से संबंधित प्रावधान देखने को मिलेगा वो 8वीं में, और संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची से संबंधित प्रावधान देखने को मिलेगा वो किसमें, 7वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का तो मूल रूप से कितने थे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। मूल रूप से जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी वो इसमें 8वीं अनुसूची के तहत थी। लेकिन अब कितनी बढ़ चुकी है, लगभग 8 बढ़ चुकी है, ठीक है ना। 8 भाषाएं बढ़ चुकी है। जो अंतिम भाषा थी वो थी उड़िया, ठीक है ना। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में जो अंतिम भाषा थी, जिसमें संताली, डोंगरी भाषाएं, कुछ काफी भाषाएं थी, जिसमें 8 इसको ऐड करके टोटल 22 में कन्वर्ट किया। तो अंतिम भाषा कौन सी थी, वो थी उड़िया, ठीक है ना। उड़ीसा का नाम बदलकर उड़िया में कन्वर्ट किया गया। तो ये ध्यान रखना, इस भाषाओं से संबंधित जो भी प्रावधान है वो किससे संबंधित है, वो है 8वीं अनुसूची से संबंधित। क्लियर हो गया। ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो दोस्तों 1 से 8 तक बताइए है, ये मूल संविधान में ऑलरेडी 8 अनुसूचियों का प्रावधान था। जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय 8 अनुसूचियां। अब बात आ जाती है 9वीं पर।
9वीं अनुसूची जो एडिशनल है, मूल संविधान में नहीं थी, उसको बाद में जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, पहले तो ये बता देता हूं। जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 था, कब प्रथम संविधान संशोधन अमेंडमेंट किया गया था, उस दौरान 9वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया वो बता देता हूं। इसमें क्या है, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख। ये क्या कह रहे हैं, ये इसका संबंध है जो किसका उन्मूलन करना, जो जमींदारी प्रणाली थी। आपको याद ही, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा, जमींदारी प्रणाली और भूमि सुधार को उन्मूलन के लिए, भूमि सुधार से संबंधित और जमींदारी प्रणाली संबंधित जो प्रावधान थे, उसको सॉल्यूशन के प्रावधान थे, वो 9वीं अनुसूची 1951, जो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन में इसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। लेकिन अब बात आ जाती है कि भाई इसमें क्या कानूनी प्रक्रिया का रोल रहता है। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, जो मूल रूप से जब प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, तो ये तो डाल दिया गया, लेकिन उस समय ये प्रावधान किया गया भाई इसे कानूनी द्वारा कोई कानूनी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, मतलब इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। तो लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1975, कब से, 1975 के बाद से जो भी इससे रिलेटेड प्रावधान है, जो संपत्ति से, भूमि सुधार से हो या जो जमींदारी प्रणाली से संबंधित कुछ भी उल्लंघन का उल्लेख दिखता है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो वर्तमान स्थिति के हिसाब से न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, लेकिन मूल रूप से ऐसा प्रावधान, कोई प्रावधान नहीं था कि इसमें तो स्पष्ट बोला था कोई छेड़खानी नहीं करेगा। तो ये मूल स्थिति बता दी आप लोगों को। जब संविधान संशोधन 1951 में हुआ था प्रथम, उस दौरान तो मना किया था, न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया था कि इसकी न्यायिक समीक्षा, उल्लंघन की स्थिति में न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर इसके प्रक्रिया नियमों में किसी प्रकार का उल्लंघन है, अगर शिकायत होती है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो ये ध्यान रखना, यहीं से आप लोगों को यूपीएससी में जो कंफ्यूजन मिलती है, यहीं से मिलती है। अपन कई कबार वर्तमान पढ़ लेते हैं, कई कबार मूल वर्जन देख लेते हैं। तो आप लोगों को दोनों पता होना चाहिए, कल को मेंस में कुछ भी राइट करना हो तो ज्यादा इजी रहेगा। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रही है, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल का मतलब है, पहले तो ये बता देता हूं, जो दल बदल का प्रावधान है, क्योंकि ये तो समझ गए होंगे मूल संविधान में तो 8 अनुसूची है, 9वीं वाला मैंने बता दिया है कि जो पहले प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। जो 10वीं अनुसूची में जो दल बदल वाला प्रोसेस है, ये 52वें संविधान संशोधन, किसके, 52वें संविधान संशोधन 1985 को इससे संबंधित प्रावधान किए गए। किसमें, 10वीं अनुसूची में। तो 10वीं अनुसूची ये हाल ही में दोस्तों काफी ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि एमपी में अगर देखेंगे तो वहां पर भी ये एमपी हो, कर्नाटक हो, यहाँ पर क्या है, दल बदल का ये मतलब बता रहा हूं, जैसे कोई भी सदस्य बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का हो, वो अपनी सदस्यता उस पार्टी को पर्टिकुलर छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दल बदल हो रहा है। वो एक दल से दूसरे दल में जा रहा है, मतलब उसका दल का बदलाव हो रहा है। अगर सिंपल भाषा में क्या है, एक तो दल और बदल, अपना वो दल बदल रहा है, वो बीजेपी से कांग्रेस में आ रहा है। क्लियर हो गया। तो बीजेपी से कांग्रेस में आ रहा है, इसका मतलब क्या, वो अपना दल बदल रहा है। तो दल बदल का मतलब ये हो गया। और इसका जो प्रावधान है दल बदल का, वो मूल रूप से संविधान में ना होकर 52वें संविधान संशोधन 1985 को 1985, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। इसमें यही होता है दोस्तों, आप एक किसी भी पार्टी के सदस्य हैं, आप लोगों को लगता है कि भाई मैं इस पार्टी से किसी भी रीजन से संतुष्ट नहीं हूं, तो आप लोग क्या करेंगे, मैं दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। हो सकता है लोभ लालच में भी करें या पद के लालच में भी हो सकता है। तो इससे क्या है, अगर इसका जो सिस्टमैटिक ढंग से हम लोग इस पर एक पूरा डिटेल में टॉपिक लेंगे, जिसमें उसकी प्रक्रियाएं, कौन इनवैलिड है, कौन वैलिड स्थिति है, तो वो सारी पढ़ेंगे, क्योंकि ये करंट का टॉपिक है, जिसको अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अभी आप ध्यान रखना है, जो दल बदल से संबंधित जो प्रावधान है, उसका संबंध है 10वीं अनुसूची से, ठीक है ना। तो ये आराम से क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, 11वीं अनुसूची। ये भी मूल संविधान में नहीं है। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, मतलब एक लाइन से थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि पंचायती राज। तो पंचायती राज का जो संबंध है दोस्तों, पहली बात तो जब 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और इसमें प्रावधान तो पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है ना, ग्राम पंचायत से संबंधित है, ये समझ सकते हैं। जो पंचायती राज है, इसका जो प्रावधान किया गया है वो 73
73 जो संविधान संशोधन था कब हुआ था? 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें यह प्रावधान किया गया जो 11वीं अनुसूची है, इसमें पंचायती राज से संबंधित विशेष अधिकार, किसी भी प्रकार से वहां के नागरिकों के लिए सहयोग, किसी भी प्रकार की फैसिलिटी, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया पंचायती राज, पंचायत से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे वो किससे संबंधित होंगे, मतलब इसको एक संवैधानिक भाषा में जोड़ दिया गया, जो कि पहले संविधान का हिस्सा नहीं था मूल रूप से, लेकिन जब 73वां संविधान संशोधन करके 1992 में इसको 11वीं अनुसूची के तहत जोड़ दिया गया। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित है, तो पंचायती राज को आप लोग देखेंगे 29 सब्जेक्ट्स, मतलब 29 विषय है इसमें, उन विषय का स्पष्ट प्रावधान किया गया है ताकि उससे रिलेटेड जो भी होंगे वो पंचायती राज से संबंधित है। इसके अलावा जो भी होंगे वो आगे हम लोग इसमें कौन से, या हो सकता है शहरी विभाग में ऐड हो। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संविधान संशोधन के तहत 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक भाग बनाया और इसे 11वीं अनुसूची के तहत शामिल किया गया। ठीक है, अगर मैं 12वीं अनुसूची जो कि अंतिम अनुसूची है, मूल रूप से कितनी थी? 8 थी, उसके बाद हम लोगों ने 3 पढ़ लिए, और 12वीं है जो ये शहरी क्षेत्रों के मतलब स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। इसका स्पष्ट है दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये गांव से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित, और शहर क्षेत्र में आप लोगों को पता है स्थानीय स्वशासन संबंधित है। तो जो स्थानीय स्वशासन है ये इसका जो प्रावधान है इसका 74वां, इन दोनों को साथ में लिया गया दोस्तों। जो 73 में क्या था? पंचायती राज से संबंधित, और 74 जो 74वां संविधान संशोधन था ये भी 1992 को होगा। ठीक है ना, उससे संबंधित जो 12वीं अनुसूची से जो भी स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधान किए गए वो कौन से? 74वें संविधान संशोधन 1992 में इसे 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है ना, तो इसमें आप लोगों को आराम से क्लियर हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आप लोगों को ये जो अनुसूची से संबंधित डाउट्स है वो ऑलमोस्ट पूरे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। अगर इस टॉपिक से कुछ भी सवाल आएगा तो आप लोगों को अब अलग से दुनिया भर की किताबें, वीडियोस देखने का कोई सेंस नहीं है। अब आप लोगों का यही काम है, एक बार अच्छे से देख लो, बाद में एग्जाम टाइम रिवीजन कर लो। ठीक है ना, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी प्रकार की कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। थैंक यू दोस्तों।